नमस्कार, मैं श्रवण पांडे, आपकी अपनी हिंदी फैकल्टी, आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए कॉपी और पेन लेकर के फिर से मेरे साथ उसी श्रृंखला में जुड़ जाइए जहां पर हम सामान्य हिंदी के एक एक टॉपिक को विधिवत कंप्लीट कर रहे थे और उनसे संबंधित आने वाले प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व करते रहेंगे, जिससे कि जो आपको कठिन समस्याएं लगती हैं वो धीरे धीरे कैसे आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, हमने वर्णमाला में टॉपिक पढ़ना शुरू किया था स्वर। क्या पढ़ना शुरू किया था? स्वर। ये व्याकरण का पहला चैप्टर है और स्वर के अंतर्गत हमने कुछ चीजें सीखी थी कि स्वरों की वास्तविक संख्या क्या है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या क्या है, अगर बात करें स्वरों की कुल संख्या क्या है ना, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, किस किस आधार पर स्वरों के कैसे प्रकार होते हैं, यानी जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। फिर से इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार अगर बात की जाए तो 3 प्रकार होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अगर बात करें मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार तो ये 4 होते हैं। मुख की आकृति किस प्रकार से बनती है स्वरों का उच्चारण करते समय, किस प्रकार के स्वरों का उच्चारण करते समय, तो ये 4 होते हैं, संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर और अर्ध विवृत्त स्वर। अगर बात करें ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। अगर बात करते हैं हम कि अगर ध्वनि के आधार पर स्वरों के प्रकार की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार की बात करते हैं तो वहां पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं हमारे। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और इसके बाद एक होता है प्लुत। तो हमने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की चर्चा कर ली थी। अब अगर बात करें तो हमारा अगला टॉपिक आता है जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। कॉपी पेन ले लीजिएगा, फिर साथ में जुड़िएगा ताकि आपको बार बार लिखने की आवश्यकता न पड़े। साथ ही साथ लिखते चलिएगा, लेकिन ध्यान रहे कि पहले समझना है फिर लिखना है। जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो हमने कितने बताए थे भैया? जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से 3 प्रकार बताए थे? कौन कौन से प्रकार बताए थे? पहला देखिएगा अग्र, दूसरा मध्य और तीसरा और पश्च। अगर हम तीनों ही प्रकारों पर अलग अलग चर्चा करते हैं तो आप पाते हैं कि अग्र स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अगले स्थान से होता है और मध्य स्वरों का उच्चारण या मध्य स्वर का उच्चारण जिह्वा के मध्य स्थान से और पश्च स्वर का उच्चारण जिह्वा के पिछले स्थान से होता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको सीखते हैं देखिएगा। अगर बात करते हैं एक एक प्रकार की हम विधिवत चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें अग्र की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अग्र की तो अग्र को देखिएगा, ठीक है, और हम किस तरीके से इनको अलग अलग बना लेते हैं। इसका तीनों प्रकार हम एक ग्राफ के रूप में इस तरीके से लिख लेते हैं। पहला प्रकार हमारा है अग्र, दूसरा है मध्य और तीसरा है पश्च। जैसे हमारे नाम के बाद सरनेम लगता है तो हम पढ़ क्या रहे हैं भैया? स्वरों के प्रकार पढ़ रहे हैं, वो भी जिह्वा के आधार पर। तो यहाँ स्वर जरूर लिख लीजिएगा, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। तो अगर बात करते हैं स्वरों की तो अग्र स्वर में लिख लीजिएगा, नीचे क्या लिखिएगा? अग्र माने होता है अगला, यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के अगले स्थान से होता है। तो लिख लीजिए ऐसे स्वर जिनका उच्चारण
जिह्वा के अगले स्थान से होता है। देख पा रहे हैं बच्चे, हमने क्या लिखा? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के अगले स्थान से होता है। ठीक, अगर बात करें मध्य स्वर की तो हमने क्या बताया? हमने बताया था जिह्वा के मध्य स्थान से या जिह्वा के बीच के स्थान से जिस स्वर का उच्चारण होता है वही मध्य स्वर कहलाएगा। तो लिख लीजिए, जिस स्वर का उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से हो। कहां से हो? मध्य भाग या बीच वाले स्थान से हो, मध्य भाग से हो, भाग से होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई कि अब अगली बात हमको लग रहा है कि बताना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद ही समझ चुके होंगे कि स्पष्ट स्वर क्या होगा। इसका मतलब स्पष्ट का मतलब होता है पिछला, तो कह सकते हैं ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान या जिनका उच्चारण कहां से होता है? उच्चारण जिह्वा के पिछले स्थान से होता है, पिछले स्थान से होता है ना? जिह्वा के पिछले स्थान से होता है। ठीक, अब अगर बात करते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इन तीनों स्वरों के अंतर्गत किन किन प्रकार के कौन कौन से स्वरों को रखा गया है, तो हम इसकी विधिवत चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आएंगे, तो इसको नोट करते चलेंगे, किस स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं, कौन से स्वर आते हैं। तो देखिएगा, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा और इसके अंतर्गत कौन सा आएगा। अगर हम बात करें छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अगर बात करते हैं तो कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जरा खुद से बोल करके तो देखिए, ई आपको जीवा का उच्चारण स्थान क्या दिख रहा है? आपको जीवा का उच्चारण स्थान आपके अगले स्थान पर लग रहा होगा कि ई का उच्चारण हमारा कहां से हो रहा है? अगले भाग से। और जरा ए को भी तो बोल करके देखिए, ए, ई, ए, ऐ। इन चारों स्वरों को बोलिए और आपको पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान जिह्वा के अगले स्थान से होता है। अगर बात करें हम किस प्रकार के स्वर को पढ़ रहे हैं, अगर बात करें किस प्रकार के स्वर को पढ़ रहे हैं, आपको याद हो जाए, कभी परीक्षा में आए और कभी आप मिस कर रहे हो, तो आपको एक ट्रिक याद रहनी चाहिए। क्या हम पढ़ रहे हैं? अग्र स्वर को पढ़ रहे हैं। हम क्या करेंगे? अग्र शब्द में ग्र में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और क्या करेंगे? इसके आगे लिख देंगे अग्री ए। क्या लिख देंगे? अग्री ए लिख देते हैं, ताकि आपको ये चीजें पता चल जाए कि अग्री में जो आपका अग्र शब्द था, इसमें से छोटी ई की मात्रा जो है ये ई के दोनों रूपों को दिखाती है। ठीक, और अंत में जो ए जुड़ा है, ये ए है आपका ए के दोनों रूपों को दिखाता है, ए और ऐ। इससे आपको निश्चित तौर पर
अग्र स्वर याद हो गया होगा। पहली बात तो जिह्वा के अगले स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर। फिर दूसरा कौन कौन से हैं, तो हमने कहा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और फिर आपने क्या किया, इसका उच्चारण किया। और जब उच्चारण किया तो क्या पाया कि हाँ वास्तव में हकीकत में ई ए इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का अगला भाग है। और दूसरी बात हमने बताया भी, अगर भूल रहे हो तो याद कर लीजिएगा, अग्र शब्द में छोटी ई की मात्रा और अंत में ए लगा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए अग्र में जो ग्री है यानी ग्रा में छोटी ई की मात्रा है, ये ई के दोनों रूपों ई और जो अंत में ए जुड़ा है ये ए के दोनों रूपों ए को दिखाता है। इतनी बातें याद हो गई बच्चा, इतनी बातें क्लियर हो गई भैया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें जरूर याद हो गई होंगी। ठीक, अब बात करते हैं आगे मध्य स्वर की। अगर हम मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर इकलौता है, केवल कौन सा है, पूछिए कौन सा है? तो देखिए केवल छोटा अ, जरा बोल करके तो देखिए अ कहाँ से उच्चारण हो रहा है, अ छोटा आ ऐसा स्वर है इकलौता एकमात्र जिसका उच्चारण जिह्वा के मध्य स्थान से होता है। फिर बात करते हैं पष्ट स्वर की। तो अब जरा बताइएगा पष्ट स्वर कौन कौन से होंगे? तो भैया ई ए और छोटा आ को छोड़ करके जितने भी बचेंगे कहाँ जाने चाहिए, उनका उच्चारण स्थान लाजमी सी बात है वो पष्ट हो जाएंगे, सारे पष्ट स्वर हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है भैया, छोटा आ हो चुका है तो बड़ा आ बच रहा है। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई हो गया तो क्या बच रहा है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर बात करें और क्या, ए ऐ हो चुका तो बचा क्या, ओ और एक है ये आ पर बड़ा आ लिखने के बाद उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो इस पर अभी हम विधिवत चर्चा करेंगे, ये है क्या, आया कहां से, ये है क्या। ठीक, तो कितने हो गए आपके पष्ट स्वर, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ। ये चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी जब आपको अग्र स्वर याद हो जाएंगे, अग्र ए से, और केवल एकमात्र इकलौता मध्य स्वर छोटा आ याद हो जाएगा। तो शेष जितने भी बचे स्वर हैं वो किस में जाने चाहिए, आपके पष्ट स्वर में आ जाएंगे। इतनी बातें आप लोगों ने नोट भी कर ली होगी, लिख भी ली होगी, कंठस्थ भी कर ली होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले भी लीजिए, इसको भी ले लीजिए। अगर बात करें इसके बाद कि ये क्या है सर जी, ये क्या है गुरुदेव, ये क्या ला दिए आप, ये आ पर बड़ा आ पर ये चंद्र लगा करके आप क्या बताना चाहते हैं। तो इस पर विधिवत चर्चा छोटी सी कर लेते हैं ताकि आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाए, है ना, कि ये है क्या। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, ये नया प्रकार का स्वर कहाँ से आ गया और ये है क्या। तो इसी को कहा जाएगा आगत स्वर, आगत स्वर। देखिए हम लोग जब किसी का स्वागत लिखते हैं ना, स्वागत करते हैं तो क्या करते हैं उसमें सुधन आगत, सुधन आगत, अच्छा हुआ आपका आना। आगत माने आना, क्या होता है बच्चे, आगत माने आना होता है बच्चे, क्या होता है, आगत माने आना। और आगत के लिए हम क्या लगाते हैं, आगत यानी आने वाला, क्या, आने वाला। आगत का मतलब समझ में आया, यानी ये बाहर से आया हुआ स्वर है, हिंदी भाषा का मूल स्वर नहीं है। ठीक, अगर हम बताएं ये किसके स्थान पर बोला जाने लगा, तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया। पहली बात तो ये जानकारी ले लीजिए, ये कहाँ से आया है,
ये कहाँ से आया है? अगर बात करें तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा से इसको लिया गया है। ये कहाँ से आया? अंग्रेजी भाषा से आया भैया। ठीक दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। अगर अब बात करते हैं ये कहाँ से लिया गया? अंग्रेजी भाषा से। और अंग्रेजी भाषा में जब हम बात करते हैं डॉक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डॉक्टर। तो अंग्रेजी में डॉक्टर की स्पेलिंग तो DO से शुरू होती है, लेकिन हमने देखा कि डॉक्टर हिंदी में लिखने के लिए इसके लिए हम ना तो डो का प्रयोग करेंगे ना तो डो का प्रयोग करेंगे। अगर इनका प्रयोग कर देते तो फिर हमको नया स्वर कहाँ से मिलता? इन दोनों के बीच का उच्चारण करने के लिए ही इसको लाया गया। ठीक, इसमें केवल चंद्र का प्रयोग होता है, अनुस्वार का या बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका उच्चारण होता है औ। क्या होता है? औ। जिस भी अक्षर पर लग जाएगा वहां उस अक्षर का उच्चारण थोड़ा सा ऐसे बना देगा, औ। ठीक, जैसे डॉक्टर में डॉ। ठीक, डॉक्टर। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये जान लीजिए फिर से एक बार, ये कौन सा स्वर है? ये आगत स्वर है। आगत का मतलब होता है आने वाला, और आने वाला ये कहाँ से आने वाला है? तो अंग्रेजी भाषा से आया है। ठीक है, इसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इससे ये बात क्लियर होती है कि कभी न कभी कहीं न कहीं समय ऐसा आया था जब भारत देश पर अंग्रेजी शासन आया था, और इसी की देन है कि वह थोड़ी सी छाप हमारी हिंदी भाषा पर भी छोड़कर चला गया। कहते नहीं अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। ठीक, अगर अगली बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? अगली बात करते हैं आपका स्वरों का कौन सा प्रकार हम सीखने चल रहे हैं। इसके बाद हम सीखेंगे मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुखाकृति के आधार पर, तो लिख लीजिए बच्चे, मुखाकृति। क्या लिखिएगा? मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। आधार पर स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं और कितने हैं? तो पहला सवाल तो उठता है कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होंगे भैया? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे, 4। अगर बात करते हैं कितने प्रकार होंगे? 4। और बात करते हैं कौन कौन से होने चाहिए? कौन कौन से होने चाहिए? तो कौन कौन से होंगे? तो देखिएगा कौन कौन से होंगे। एक तो होता है संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर। फिर दूसरा कौन सा होता है? अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर। फिर बात करेंगे अगला कौन सा होता है? विवृत स्वर, विवृत स्वर। फिर अगर बात करते हैं कौन सा होगा? अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने पहले भी बताया था कितने प्रकार होते हैं आपके। पहला होता है संवृत्त स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवृत्त स्वर, फिर इसके बाद अगर बात करते हैं विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। यानी मुख की आकृति की बात करता है। इन स्वरों के प्रकार में की जाती है, मुख के आकृति की बात की जाती है, कितना मुख खुलता है कितना नहीं खुलता। ठीक, अगर बात करें संवृत्त स्वर की, तो संवृत्त स्वर के उच्चारण के समय मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। अगर बात की जाए अर्ध संवृत्त की, तो इसमें मुख थोड़ा सा खुलता है, बहुत अधिक नहीं, थोड़ा सा। ठीक, अगर बात की जाए विवृत की, तो इसमें मुख क्या होता है? पूरा खुल जाता है, और अर्ध विवृत में मुख आधा खुलता है। ठीक, इसकी हम विधिवत चर्चा करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, एक ग्राफ के रूप में कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। एक ग्राफ के रूप में इतना नोट कर लिया था कि नहीं बच्चे? इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। इन्हीं चारों स्वरों को
विधिवत सीखते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये इनका गुण क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इनके 4 प्रकार होते हैं, हमने बताया था मुख की आकृति के आधार पर। तो पहला ऐसे लिख लीजिएगा ग्राफ बनाकर बच्चे, समृद्ध स्वर। क्या लिखिएगा, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर तो लिख लेना कौन सा, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर। अगर बात करते हैं फिर अगला कौन सा आता है, हमने बताया अभी अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कौन सा आएगा, विवृत स्वर। विवृत स्वर। फिर बात करते हैं कौन सा आना चाहिए, तो लिख लीजिए अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर। ठीक, अगर बात करते हैं बच्चे, अगर बात करते हैं इसके बारे में, अगर बात करते हैं ये क्या है, तो लिख लीजिए इनके उच्चारण में मुख लगभग क्या होता है, लगभग क्या होता है, बंद होता है। बंद होता है। ठीक, अगर बात करेंगे अर्ध समृद्ध की, तो हमने बताया था मुख थोड़ा सा खुलता है। मुख कितना खुलता है, मुख थोड़ा सा खुलता है। मुख थोड़ा सा, मुख थोड़ा सा खुलता है। मुख थोड़ा सा खुलता है। ठीक, अगर बात करते हैं मुख कैसे खुलता है, थोड़ा सा खुलता है। मुख थोड़ा सा खुलता है। मुख थोड़ा सा खुलता है। अब अगर बात करते हैं विवृत स्वर, इसके बारे में लिख लेना बच्चे। क्या लिखोगे भैया, लिख लीजिए दोस्तों कि मुख पूरा खुलता है। मुख पूरा खुलता है। मुख पूरा खुलता है। अगर बात करते हैं मुख अर्ध विवृत स्वर की बात करते हैं, तो मुख आधा खुलता है। मुख आधा खुलता है। खुलता है। एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, अपने समाज में है, हमको आपको देखने को मिलता भी है। क्या देखने को मिलता है, मान लो समृद्ध क्या है, समृद्ध क्या है मेरे दोस्त, ये समृद्ध है आपका। हाँ, समृद्ध क्या है आपका। अगर बात करें समृद्ध की, तो समृद्ध आपका क्या है, समृद्ध आपका बहु है ये। ठीक, एक एग्जाम्पल, एक कंपैरिजन कर रहे हैं। बहु है, बहु क्या कर देती है, थोड़ा सा, लगभग मुख बंद रहता है, थोड़ा सा भी मुख नहीं खुलता, लगभग बंद के बराबर। अगर बात करें अर्ध समृद्ध की, तो ये बहु की जेठानी है। बहु की जेठानी है। अर्ध समृद्ध स्वर क्या है, बहु की जेठानी। मुख थोड़ा सा खुल सकता है। थोड़ी सी पुरानी हो गई ना बच्चे, मुख थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अगर बात करते हैं विवृत की, विवृत तो कह रहा है कि मुख पूरा खुलता है। जो सांस हो जाती है ना, सांस, जब सांस होती है उस बहू की, उसका मुख तो पूरा खुलता है, सांस। बात कर रहे हैं ये कौन है, इस बहू की जे जेठानी है अर्ध समृद्ध। और विवृत की बात करेंगे, इस बहू की सास है। अगर बात करते हैं अर्ध विवृत की, तो ये क्या है, इस बहू के सास की, इस बहू के सास की क्या है, देवरानी है। क्या है, देवरानी है। ये सबके सामने मुंह नहीं खोल सकती, ये इसके सामने पूरा मुंह नहीं खोल सकती, आधा ही खोल सकती है। तो ये क्लियर हो गया ना, क्या है, समृद्ध स्वर क्या है, बहु है।
क्या है भाई, क्या है भाई, ये बहु है। ठीक, अगर बात करते हैं अर्ध समृद्ध क्या है आपका, ये बहु की जेठानी है। ठीक, अगर बात करते हैं विवृत स्वर क्या है, इसका मुख पूरा खुलता है तो बहु की सास है, याद हो गया। और बात करते हैं विवृत स्वर जब सास है तो अर्ध विवृत का मुख तो क्या होता है, आधा खुलता है, तो इस सास की देवरानी है। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए। और याद करने के लिए मैंने एक जो ट्रिक बताई सो बताई है, इसके बाद और भी ट्रिक बताने वाला हूँ। कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आएंगे, इन सब चीजों को मैं बताऊंगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया बच्चे? ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, एरेज कर देते हैं और देखते हैं कौन से स्वर किसके अंतर्गत, कौन कौन से स्वर आने वाले है ना, कौन कौन से स्वर आने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं कौन सा, अगर बात करेंगे किसकी, अगर बात करेंगे किसकी, समृद्ध स्वर की, तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कहते हैं दोस्तों पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब जरा थोड़ा सा बोल के देखना। तो कह रहे हैं छोटी ई, बड़ी ई, उ, मुख लगभग बंद के बराबर है कि नहीं, मुख की आकृति लगभग बंद के बराबर है। ठीक है, अब आप खुद भी आजमा सकते हो इसको, आप खुद भी आजमा सकते हो, जरा आजमा के देख लीजिए। ई, उ, अगर बात करें फिर अर्ध समृद्ध स्वर में कौन आना है, अर्ध समृद्ध स्वर में कौन आएगा, ओ ए, ओ ए। ठीक है, अगर बात करें विवृत स्वर तो बड़ा आ क्या होना चाहिए, बड़ा आ होगा, बड़ा आ हो जाएगा। जरा बोल के देखना, आ पूरा मुंह खुलता है कि नहीं, खुल जाता है, हाँ कह दीजिए, हाँ खुलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं अर्ध समृद्ध की, अर्ध विवृत की, सॉरी अर्ध विवृत स्वर की, तो बचे हुए जो हैं वो कहाँ जाने चाहिए, तो छोटा आ बच गया। ठीक, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो गया, तो क्या बच गया, ए ए, तो ए बच गया दोस्त, ए बच गया दोस्तों, है ना। फिर अगर बात करते हैं बड़ा आ हो चुका है, ओ है हो चुका है, औ बच गया, कौन बच गया, ओ। ठीक, और अगर बात करें अर्ध विवृत की, जब हम औ का उच्चारण करते हैं तब भी क्या होता है, मुख आधा खुलता है। तो कौन कौन से आएंगे, छोटा आ, ए, औ, आ। ठीक, जो शेष बचने हैं अर्ध विवृत स्वर में चले जाएंगे। ठीक, जो शेष बच रहे हैं वो अर्ध विवृत स्वर में चले जाएंगे। हमको क्या याद करने की जरूरत है, क्या नहीं याद करने की जरूरत है। देखिए अभी मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका साथी आपको ट्रिक बताने वाला है, ध्यान से देखना कैसे इसको याद करना है। 3 याद हो गए ना, 3 याद हो गए, बाकी की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेना। अब देखो अगर बात करते हैं, ये इसको ले लो छोटा और इसको मिलाकर जरा सीधा करना, तो छोटा ऊ और बड़ी ई क्या क्या बन गया, उई। कोरोना पीरियड चल रहा है, इंजेक्शन लग रहा है ना, इंजेक्शन लगाते समय जब दर्द होता है तो क्या आवाज आती है, उई। तो सुई से इसको याद कर लेना, सुई से याद कर लेना। आवाज कैसी आनी है, उई की आवाज आएगी। तो इससे पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा मेरे भाई कि छोटा ऊ और ई, यानी छोटा ऊ के दोनों रूप और बड़ी ई के दोनों रूप, यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ और छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों किस में आने हैं, आपके समृद्ध स्वर में आने हैं। अगर आप बात करते हैं अर्ध समृद्ध की, तो मैंने बताया इसमें कौन कौन से हैं लेटर, कौन कौन से स्वर हैं आपके, ओ और ए। अब ये भी सुई से रिलेटेड है, अगर जिसकी सुई नहीं लगी उसको तो लगेगा उई, है ना, उसको तो समृद्ध स्वर की बात होगी।
लेकिन अर्ध समृद्ध स्वर की बात करते हैं तो जिसको इंजेक्शन लग गया वो खुशियां मनाएगा, कहेगा ओए लग गई, इंजेक्शन लग गया, ठीक है, ओए सुई लग गई। और बड़ा आ इकलौता विवृत स्वर है जिसके उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुलता है, यही आपका इकलौता विवृत स्वर है। तो ये आपको बातें पता चल गई। जब इतना याद हो गया मेरे भाई तो ये कहाँ जाना है, जब इतना याद हो गया तो ये कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाना, ये भी कहीं जाना नहीं है, ठीक है। उतना तो अपने आप जो शेष बचा है वो अपने दिमाग से आप निकाल लोगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे भाई। अगर अब बात करते हैं आगे बढ़ें, इससे पहले अगर ट्रिक याद करनी है तो उई याद कर लेना, और उई से होता है सुई, है ना, और सुई से ही आपका याद हो जाएगा ओए लग गई अर्ध समृद्ध स्वर। अगर विवृत स्वर की बात करें तो इकलौता है बड़ा आ, केवल इकलौता एक है, बड़ा आ याद ही हो जाएगा, बाकी अर्ध विवृत स्वर में चले जाने हैं। अगर अब बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इरेज कर दिया जाए, बताओ मेरे भाई, इरेज कर दिया जाए, ठीक है, इरेज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करते हैं स्वर की, अगर अब बात करते हैं स्वर के अगले टाइप की, तो अगला प्रकार हमारा क्या है, हमारा अगला प्रकार है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार के आधार पर स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, बोलिए कौन कौन से, कौन कौन से दो होने हैं। तो आपका पहला होगा वृत्तमुखी, क्या होना है, वृत्तमुखी, पहला प्रकार क्या होना चाहिए, वृत्तमुखी। और दूसरा प्रकार क्या होना चाहिए, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ठीक है। और स्वर तो ऑलरेडी लगा सकते हो ना शब्द में, क्योंकि भैया सरनेम किसी का भी हटा दो बुरा मान जाता है, तो स्वर क्यों नहीं बुरा मानेगा। अगर बात करते हैं तो इसको लिख लीजिए और दो ग्राफ बना लेना। इसको कैसे सीखेंगे, यानी वृत्तमुखी स्वर की बात करेंगे तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति, ओष्ठाकृति, ओष्ठ माने होता क्या है, ओष्ठ माने होता क्या है मेरे भाई। अगर बात करते हैं ओष्ठ, यानी आपकी अगर बात करें ओष्ठ, तो यहां हमने लिखा था ना ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो अगर बात करते हैं ओष्ठाकृति की, तो ये ओष्ठ माने क्या होता है, ओष्ठ माने होता है होठ, है ना। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति क्या हो जाती है, गोल हो जाती है, वो तो कहलाएंगे वृत्तमुखी, है ना। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय होठों की आकृति क्या नहीं होती है, वृत्त नहीं होती, यानी गोला नहीं बनती, यही क्या हो जाएगी आपकी अवृत्तमुखी स्वर। ठीक। अगर अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो इसके बारे में विधिवत चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए कैसे हम इसको करेंगे, इसको कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए भी दो ग्राफ बना लो, इसके लिए भी दो ग्राफ बना लो। कैसे बनाएंगे, तो लिख लो, एक होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर। और दूसरा
आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्त आवृत्तमुखी स्वर। ठीक, अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, इसकी बात करते हैं, तो इसके बारे में लिख लो। इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में होठों की आकृति, होठों की आकृति गोल, कैसी, गोल। और इनके बारे में लिख लो, इनके उच्चारण में, उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं, गोल नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसको एक बार राइट डाउन कर लो मेरे भाई। अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। हो गया मेरे भाई। अगर बात करते हैं हो गया हो तो इसको मिटाते हैं। कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आएंगे जरा देखते हैं। कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आते हैं तो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे तो जरा देखिएगा। इसके अंतर्गत आएगा आपका, पहले तो आना चाहिए, पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए आपका ठीक है। तो इनके अंतर्गत आना चाहिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये चार आ जाएंगे आपके किसके अंतर्गत, वृत्तमुखी। जरा आजमा के देखिए, इनके उच्चारण में छोटा ऊ, बड़ा ऊ है ना, और उ, ओ, औ। इनके उच्चारण में होठों की आकृति कैसी बन जाती है, वृत्त के आकार की बन जाती है, गोल हो जाती है। और बाकी के जो शेष बच रहे हैं कहाँ जाएंगे, शेष बच रहे हैं आवृत्तमुखी में आ जाने हैं, आवृत्तमुखी में आ जाएंगे। जरा देखना कौन कौन से बच रहे हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। अब कहोगे छोटा ऊ बड़ा ऊ, भाई छोटा ऊ बड़ा ऊ वृत्तमुखी में आ गए मेरे भाई, ए, आए। अब कहोगे ओ को लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो बचे क्या, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तो आएगा नहीं, ए और ए। ये बाकी के जो बचे हुए स्वर हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा स्वरों के प्रकार का टॉपिक खत्म हो जाता है। स्वरों के प्रकार का टॉपिक खत्म, स्वर लगभग यहीं पर समाप्त। स्वर कितने प्रकार के थे मैंने बताया, स्वर 4 प्रकार के थे मैंने बता दिया है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, वर्णों की बात कर रहे थे तो 3 तरीके के वर्ण होते हैं मैंने बताया था, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। तो स्वरों की हमने पूरी चर्चा कर ली। स्वर की संख्या कितनी होती है, लिखने के आधार पर कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर कितनी होती है ना, अर्थ के आधार पर कितनी होती है, हमने बता दिया है दोस्तों। फिर अगर बात करते हैं स्वरों के ओठों की आकृति के आधार पर प्रकार, मुख की आकृति के आधार पर प्रकार,
और स्वरों की ध्वनि के आधार पर प्रकार कितने होते हैं। फिर हमने बताया है कि मुख की आकृति के साथ साथ हमने बताया है कि स्वरों के प्रकार आपके जीवा के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं आपके। पहला कौन सा, अग्र मध्य और पश्च, है ना। मुखाकृति के आधार पर संवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर। अगर बात करें ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। अब अगर बात करते हैं किसकी, उच्चारण के आधार पर या उच्चारण की ध्वनि के लगने वाले समय के आधार पर, तो किसकी बात करेंगे, आपकी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हमने सारी चर्चाएं कर ली, यहीं से हमारा स्वर पूरी तरीके से समाप्त हो गया दोस्तों। अब अगर बात करते हैं आगे की, तो आगे की बात कर लो। तो अब हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए दूसरा टॉपिक, व्यंजन। वर्णमाला में दूसरा टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, व्यंजन दोस्तों, व्यंजन। तो व्यंजन लिख लीजिए, यहाँ हेडिंग डालते हैं व्यंजन। क्या लिखना है, व्यंजन लिखना है दोस्तों, व्यंजन लिख लो। और एक काम करो मेरे साथ, कॉपी पेन के साथ साथ कटोरी और चम्मच भी लेकर आ जाना। कटोरी और चम्मच, पूछोगे क्यों गुरुजी, क्योंकि कटोरी और चम्मच से ही तो अच्छे अच्छे व्यंजन खाए जाते हैं। आज यहाँ 56 भोग लगवाएंगे आपको, ठीक है। हाँ, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन होंगे। तो लिख लो मेरे भाई, व्यंजन, हेडिंग डाल लो व्यंजन। अगर बात करते हैं व्यंजन, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता। इनको स्वर रूपी वैशाखी की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं और व्यंजन लिखने की बात करते हैं, तो अगर लिखेंगे तो व्यंजन का लिखित रूप तो क्या होता है, आधा का होता है, और ये वास्तविकता में वर्ण होता है। और अगर इसी में हम आ स्वर को जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है। अभी तक इसका उच्चारण श्वास के एक आघात में नहीं हो पा रहा था, अब इसका उच्चारण श्वास के एक आघात में हो जाएगा। अभी तक हम उसको क ख ग ऐसे पढ़ते, अब क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आगे, व्यंजन होते कितने हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आज हम व्यंजनों को लिखेंगे, तो लिख लीजिए। एक होता है क, ख, ग। कॉपी पेन लेके लिख लो बच्चे। मम्मा पूछेगी क्या पढ़ा है तो बता देना, आज हमने हिंदी पढ़ी है। और हिंदी में क्या पढ़ा, क, ख, ग, घ, जो बचपन में सीखते थे। देखो कैसे पढ़ेंगे, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अगर बात करें दोस्तों, आप कहोगे क्या व्यंजन खत्म। अगर व्यंजन खत्म तो फिर यहीं पे हमारी बात भी खत्म नहीं। व्यंजन के तो बहुत प्रकार हैं, लेकिन इसके पहले हमको एक चीज जान लेनी है। अगर कोई पूछ ले हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण कितने हिंदी वर्णमाला में, तो क्या बताओगे, 52। कितनी, हाँ सरकारी डेटा दे रहा हूं दोस्तों, 52 होती है। कितनी, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी, 52। अब कहोगे ये हैं कौन कौन से, तो इसके बारे में जस्ट इसके तुरंत बाद, टॉपिक के बाद, व्यंजन खत्म होने के बाद इसकी चर्चा करेंगे। ये मत जानना कि भूल गए सर जी, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी व्यंजन, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, देखो जरा देखना है तो, हमने क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ठीक। अब जरा बताना कितना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ बताओ, यहाँ 5 है मेरे भाई, और यहाँ कितना है, 5 है। तो क्या होना चाहिए, 5 और 5 का गुणा कर दो, 5 गुणते 5,
तो कितना होना चाहिए, 5 गुणते 5, 5 पचे 25। यानी ये जितने वर्ण मैंने लिखे हैं इनकी संख्या कितनी है, 25 है। तो यानी इसको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये तो समझाने के लिए लिख दिया था, ये तो समझाने के लिए लिख दिया था मैंने, इसकी जरूरत हमको नहीं है। ये तो हमको बताना था संख्या कितनी है इसकी। तो कितनी संख्या है, ख ख ग घ अंगा, और यहाँ से लेकर के ये टोटल कितने हैं, 25 है। कितने, 25। और इन 25 को क्या कहा जाएगा पता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, इसको कहा जाएगा स्पर्श व्यंजन। अभी हम आगे विधिवत चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन अभी बस हाल फिलहाल में लिख लो क्या है ये, स्पर्श व्यंजन है। अभी हम बताते हैं इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाएगा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अब अगर बात करें इसका और कोई भी नाम है, हाँ है, इसका एक नाम और है, इसी को कहेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, ठीक ठीक मेरे भाई, क्या कहेंगे, वर्गीय व्यंजन। और फिर ये देखो, अब आप पूछोगे ये क्या कर दिया सर जी, ये क्या करना चाहते हो। तो मैंने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो ये वर्ग के रूप में बन गया, एक वर्ग के रूप में बना है ना, स्क्वायर जिसको जानते हो आप, ठीक, जितने इसमें नंबर वैसे इतने इसमें नंबर, तो ये वर्ग बन गया। और वर्ग में ये कौन सा लेटर है, हर वर्ग का ये 5वां लेटर है। आपने पाणिनि का माहेश्वरी सूत्र पढ़ा होगा, उसमें ये आता है अम्यंग मणनम। नहीं जानते पाणिनि कौन है, पाणिनि को व्याकरण कहा जाता है, संस्कृत का क्या कहा जाता है, संस्कृत या हिंदी का व्याकरण भी कहा जाता है। अगर बात करें हिंदी का व्याकरण किसको कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु, याद कर लो दोस्तों, कहीं नोट कर लो। हिंदी का अगर पाणिनि बात पूछा जाए तो कामता प्रसाद गुरु, और संस्कृत का पाणिनि किसको कहा जाता है, पाणिनि जी को खुद कहा जाता है, व्याकरण थे। इन्होंने शंकर जी के डमरू के नाद से 14 माहेश्वरी सूत्रों की रचना कर दी थी। उनमें से एक माहेश्वरी सूत्र आपका ये भी आता है, इसको कहते हैं अम्यंग मणनम, है ना। अयुण रेलिक का योंग यौ छह बरट लड़ा अम्यंग मणनम जबई गर्दश जब गर्दश खप चढ़ते और कपे सस्तर हर, ये सब याद होगा आपको, सब याद करा देंगे, ठीक है। बात समझिएगा यहाँ पर, ये क्या है, इसी को बोला जाएगा पंचमाक्षर। क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा पंचमाक्षर। क्या बोला जाएगा, पंचमाक्षर। इसी को क्या कहा जाएगा, नासिक्य। नासिक, या तो नासिक ना लिख लेना, नासिक उज्जैन वाला नासिक्य है, और क्या है, नासिक, नासिक्य, या तो इसको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाएगा, अनुनासिक। ये नाक के बल बोले जाते हैं अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, क्या कहा जाएगा इसको, यही नासिक या पंचमाक्षर है। इन्हीं को नासिक अथवा क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है। और अनुनासिक भी इन्हीं को कहा जाता है, ये सारे नाक के बल बोले जाते हैं। अब आगे बढ़े दोस्तों, हमने एक चीज देखा यहाँ पर, डा और ढा, डा और ढा, है ना। यहाँ से हम कौन से, पहले, दूसरे, तीसरे वर्ग में हम इन दो वर्ण को उठाते हैं, इन दो वर्णों को उठाते हैं। इसको अगर इसके नीचे हमने बिंदु लगा दिया और इसके नीचे क्या लगा दिया, बिंदु, क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया, और जब बिंदु लगा देते हैं तो इसका उच्चारण डा और ढा ना होकर के क्या होने लगेगा, इसका उच्चारण हो जाएगा ड़ा, ढा। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी चर्चा करें, इसका नाम देखते हैं तो क्या पाते हैं। इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन, हाँ, उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिन्न नहीं समझना, उच्छिन्न माने दूसरा होता है, गाली होती है मेरे भाई। उच्छिष्ट व्यंजन क्या होता है, उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक। और इसी को क्या कहेंगे, उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक। और या तो द्विगुण व्यंजन कहा जाता है इसको,
क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। ठीक मेरे भाई, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है इसको। अब अगर बात करते हैं आगे की, इसको अगर कहो तो हम मिटा दें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए, अगर लेना चाहें तो, और लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, डिलीट कर दिया जाए, मिटाया जाए। अब अगर बात करते हैं आगे के जो स्वर आते हैं, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, आप कहोगे ये क्या है? इनका क्या नाम है? इनका नाम पड़ता है मेरे भाई अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। घबराना और परेशान नहीं होना, सारी चीजें नोट करवाएंगे। हाँ, सारी चीजें नोट करवाएंगे, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? हाँ, सारी बातें विधिवत चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल में केवल नाम नोट करते चलो। अगर बात करें इनमें से या और वा, इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर व्यंजन। ये कैसे टाइप की व्यंजन है? आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहा जाता है मेरे भाई। अगर बात करें रा की, तो रा क्या है? लुंठित व्यंजन। कौन सा है? लुंठित व्यंजन। और एक नाम और पड़ता है, और कोई नाम पड़ता है क्या? नाम पड़ता है, हाँ भाई नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? लुंठित के साथ साथ इसका नाम, एक नाम और पड़ता है कंपित व्यंजन। इसी को कंपित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपित व्यंजन। अब अगर बात करते हैं ला को क्या कहा जाएगा? ला को क्या कहा जाएगा? ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। ठीक, इसको क्या कहा जाएगा? पार्श्विक व्यंजन। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, और हमको 2-4 स्वर व्यंजन मिलेंगे। देखना, 2-4 वर्ण मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे देखना। 4 वर्ण हैं, स, श, श, ह। ये कौन से हैं? स, श, श, ह, स, ह। ठीक, अब बात करते हैं ये चारों का नाम क्या है? इनको चारों को बोलते क्या है मेरे भाई? बोलते क्या हैं? तो इनको चारों को बोलते हैं संघर्षी। संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। आप कहोगे और कोई नाम भी है क्या? और कोई नाम भी है क्या? हाँ है, इसी को कहा जाता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन। बस नोट करते चलो मेरे भाई, सारी बातों को विधिवत बताएंगे, एक एक बात को खोल के आपके सामने रख देंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन के बाद। एक बात तो जानकारी सीधे सीधे रख लो, एक चीज की जानकारी तो सीधे सीधे ले लो। चा, छा, जा, झ, ये क्या है? ये क्या है? ये हैं आपके, ये क्या है? ये हैं संघर्ष स्पर्शी। अभी हमने वहां लिखाया था स्पर्शी व्यंजन, ये कौन सा है? संघर्षी व्यंजन है। लेकिन ये वाला कौन सा है? इसी को कहा जाएगा संघर्षी व्यंजन। क्या कहा जाएगा? संघर्षी व्यंजन मेरे भाई। इसको नोट कर लो, सब लिख लो, एक एक बात को स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? बस लास्ट है मेरे भाई, इसके बाद लास्ट है, फिर एक एक बातों पर विधिवत चर्चा करेंगे। एक बात और लास्ट नोट कर लो, ये आगे वाली कौन सी है? मैं क्या बताने चल रहा हूं, देखना क्या बताने चल रहा हूं। संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं मेरे भाई?
कौन कौन से होते हैं? छात्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र, है ना। ये चारों आपके क्या हैं? ये आपके चारों हैं संयुक्त व्यंजन है मेरे भाई। ठीक, लिख लिए। संयुक्त का मतलब ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, कोई दो व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब हम फिर से रीस्टार्ट करेंगे, शुरुआत से चीजें नोट करते चलेंगे, फिर से रीस्टार्ट करते हैं, इसको नोट करते चलते हैं मेरे भाई। देखिए क्या हमने बताया था, तो हेडिंग डाल लो मेरे भाई, लिख लो स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन ये होता क्या है? स्पर्शी अथवा वर्गीय व्यंजन क्या होता है? क्योंकि इनका उच्चारण मुख के भीतर जीवा द्वारा किसी न किसी अंग को या किसी न किसी उच्चारण स्थान को छूने से स्पर्श करने से होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? स्पर्शी। और वर्गीय क्यों पड़ा? क्योंकि ये वर्ग के रूप में लिखे जाते हैं। इनकी संख्या क्या है? 25 है। तो बाकायदा नोट करते चलना, बाकायदा मेरे साथ नोट करते चलना मेरे भाई। देखो क्या लिखवा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। इनका उच्चारण जिह्वा द्वारा मुख के भीतर किसी न किसी उच्चारण स्थान को छूने से होता है। ठीक, छूने से होता है। इसलिए अतः इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है मेरे भाई। अगर बात करेंगे वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें वर्ग के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इन्हें वर्ग के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इनको क्या नाम पड़ता है? इनका वर्गीय व्यंजन। बात करते हैं मेरे भाई संख्या की, तो संख्या की बात करेंगे तो संख्या कितनी 25 होती है। कितनी संख्या होती है? 25। इसको लिख लीजिए मेरे भाई, लिख लो मेरे दोस्त, लिख लो, राइट डाउन कर लो कॉपी पेन लेकर के। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी दे सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रकार पे हो गया। चलिए अब अगर बात करते हैं कौन से रा और ढा पे, मैंने बताया था इसी को क्या कहेंगे? इसको क्या कहते हैं? उच्छित व्यंजन कहते हैं। उच्छित व्यंजन। और क्या नाम बताया था? द्विगुण व्यंजन।
द्विगुण अथवा उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं? संख्या कितनी? 2। कौन कौन से? पहला ड़ा और दूसरा ढ़ा। तो इसके बारे में दोस्तों एक चीज लिख लीजिए, इनका प्रयोग हिंदी के शुद्ध शब्दों में हिंदी के शुद्ध शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा के शब्दों की शुरुआत में नहीं होता, क्यों? बस क्योंकि ये हिंदी के, ये कहाँ के मेरे भाई? ये हिंदी के शुद्ध वर्ण माने जाते हैं, क्या बात बताई? मैंने बताया कि द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन ये क्या होते हैं? इनका प्रयोग हिंदी के शुद्ध शब्दों की अतिरिक्त अन्य किसी भाषा के शब्दों की शुरुआत में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या है? हिंदी के शुद्ध वर्ण माने जाते हैं। क्या है? हिंदी के शुद्ध वर्ण माने जाते हैं। अब जरा देख लेना मेरे भाई, क्या है? पंडित, ठीक? पंडित। अगर हम कोई चीज लिखते हैं, अगर हमने डोर लिखा, अब जरा बताना डोर क्या हिंदी का शुद्ध शब्द है? नहीं, डोर शब्द अंग्रेजी का शब्द है। अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो यहाँ पर क्या ये मिला? नहीं मिला। ये डा है, ये ड़ा है, ठीक? अगर बात करते हैं ढोलक की मेरे भाई, तो क्या ये ढा है कि ढ़ा है? ये तो ढ़ा है, ढा नहीं है। यानी इन शब्दों का, इन वर्णों का प्रयोग शब्द के अंत में होगा या तो बीच में होगा। जैसे प्रतापगढ़, कैसे? जैसे मेरा एग्जांपल है प्रतापगढ़, ठीक? इसके अतिरिक्त आपको ये कभी भी ये वर्ण शुरुआत में या नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? या तो बीच में मिलेंगे या तो अंत में मिलेंगे। इनसे कभी किसी का नाम शुरुआत होते हुए देखा है क्या? कभी ड़ा या ढ़ा से किसी का फोन आता है मेरे भैया आपके पास? कभी किसी ऐसे नाम को सुना है जिसकी शुरुआत ड़ा या ढ़ा से होती हो? नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हिंदी के शुद्ध शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों में भी इनका प्रयोग किसी शब्द की शुरुआत में नहीं पाया जाएगा, ठीक है? केवल हिंदी में, केवल शुद्ध हिंदी का शब्द होगा वही मिलेगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके हर डाउट को क्लियर करते हुए इस फंडामेंटल बैच को पढ़ाएंगे। कॉपी पेन लेकर के हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है? अगर बात करते हैं बाहुबली बैच का कॉन्सेप्ट यही है,
तैयारी एक और परीक्षाएं अनेक। और किस तरीके से इन टॉपिक्स के ऊपर आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपके लिए कैसे आसान होते जाएंगे। हर टॉपिक के समाप्त होने पर हम उन प्रश्नों को सॉल्व भी करवाएंगे। ठीक है, आयोग के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या UPSSC के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सारी संपन्न कराई जाने वाली परीक्षाओं में किस तरीके से सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर उनको हम सॉल्व भी करवाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए और हमारे आपके अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।